चलो तो आगे बढ़ते हैं, बफर सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे बेसिक सी। द सॉल्यूशन which resist the change in pH, the change in pH by adding small amount of strong acid और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, अपन जो डिस्कस करेंगे बेसिकली वो एसिडिक और बेसिक बफर के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि CH3COOH और CH3COONA ये एक बफर सॉल्यूशन है, तो ये बफर की तरह क्यों काम करेगा? और मैं इसको बोल रहा हूं कि ये क्या है? एसिडिक बफर है। ये क्या है? एसिडिक बफर है। ठीक है, अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दूं, या मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला दूं, छोटी सी क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी, तो क्या होगा? ये पीएच के चेंज को रोकेगा। होता क्या है, अगर मैं इसमें एसिड डालूं H+, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डालूं क्या? OH-, तो रिएक्शंस होती हैं क्या? अगर मैंने इसमें H+ डाला तो CH3CO- पहले से खड़ा हुआ है इसके लिए, क्यों? CH3CONA आयन देगा CH3CO- और Na+, तो CH3CO- क्या करेगा? H+ के साथ रिएक्शन करके बना लेगा CH3COOH। मतलब अगर H+ डालोगे तो उसके लिए ये खड़ा हुआ है पहले से, और अगर OH- डालोगे तो उसके लिए ये खड़ा हुआ है। मतलब अगर OH- डाला तो COH OH- लेकर ये बनाएगा CH3CO- और H2O। मतलब अपने पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक है वीक एसिड और एक है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अगर मैंने एसिड डाला तो जो सॉल्ट का एनायन है वो रिएक्ट कर लेता है उसके साथ, उसको खत्म कर देता है H+ को, और अगर मैंने OH- डाला तो CH3COH उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। मतलब जो भी आप इफेक्ट यहां डाल रहे हो उसको ये न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेसिक बफर भी होगा। बेसिक बफर में मैं मान लो ये लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं बेसिक बफर में कि NH4OH और इसके साथ मैंने क्या ले लिया? NH4Cl। ठीक है, एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है, यहां वीक बेस होता है। ठीक है, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख रहा हूं? ये क्या है? वीक एसिड। ठीक है, और ये क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बफर की तरह काम करता है। उसी तरीके से ये क्या है? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, इस तरीके से समझ गए बात को? अब मैं इसमें H+ और OH- डाल के बता रहा हूं। अगर मैंने इसमें H+ डाला या OH- डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाला, तो अगर मैंने यहां स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो उसके लिए ये खड़ा हुआ है, तो NH4OH क्या करेगा? H+ को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या बना के? NH4+ और H2O बना के। और अगर OH- डाला तो NH4 पॉजिटिव बैठा हुआ है पहले से ही, तो OH- के साथ मिलके ये क्या बना लेगा? NH4OH बना लेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब मेन चीज आती है कि बफर किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। तो मैं आपको एसिडिक बफर का बता देता हूं, पूरी सारी चीजें सेम टू सेम वैसे ही बेसिक बफर के लिए होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? एसिडिक बफर can be prepared by 3 ways। 3 तरीके से हम एसिडिक बफर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए? वीक एसिड चाहिए और उसका सॉल्ट बनाना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास पहले से ही सॉल्ट बनाया रखा है और मेरे पास वीक एसिड है, तो आप ऐसा समझो कि एक कंटेनर में वीक एसिड है और एक में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है दूसरे कंटेनर में, और तीसरा खाली है। अब मैंने इन दोनों कंटेनर को उठाया और तीसरे में मिला दिया, बन गया बफर। मतलब पहला पॉइंट ये
कि वीक एसिड पहले से पड़ा हुआ है और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्ट है किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, वीक एसिड और ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इसको मिला दो तो बफर बन जाएगा। अब देखना जरा आगे, सेकंड तरीका ये है कि वीक एसिड इज मिक्स्ड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दूं तो बफर बन सकता है, लेकिन यहां कंडीशन यह है कि मोल्स ऑफ वीक एसिड मस्ट बी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से देखना कैसे, देखो जैसे मेरे पास वीक एसिड है CH3COOH और मैंने उसमें मिलाया NaOH, तो ऑब्वियसली सॉल्ट बनेगा एसिड बेस रिएक्शन से, तो CH3CONA और प्लस वाटर। अब अगर मैंने CH3COH के मोल ज्यादा लिए, जैसे मान लो इसके मैंने 1 मोल लिए, ठीक है, या इसके 10 लिए और इसके 5 लिए, ऐसा मान लो इसके 10 लिए और इसके 5 लिए, स्टार्टिंग में तो ये होगा नहीं, ये स्टार्टिंग के मोल्स हैं, और मोल्स आफ्टर रिएक्शन, मोल्स आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, मोल्स आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो आपको पता ही है कैसे लगाते हैं, 10 इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट क्या है इसका 1, 5 इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कौन सा छोटा है इनमें से, 5 छोटा है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10 - 5, और ये कितना बनेगा, जो छोटा होता है वो बनता है 5 मोल बन जाएगा। अब देखो जरा क्या प्रेजेंट है, 5 0 5 और 5, इसको तो छोड़ दो, ये तो एक्वस सॉल्यूशन एक तरीके से, पानी उसमें चला गया। अब मेरे पास क्या प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, वीक एसिड प्रेजेंट है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बफर बना सकते हो। ये बफर ही तो बन गया कि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में ये है और ये है, इसी को तो हम बफर बोलते थे। तो कंडीशन ध्यान रखना, वीक एसिड के मोल ज्यादा होने चाहिए किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से, इसलिए बफर बोलेंगे इसको, ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं एक तीसरा वाला बताता हूं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और तीसरा केस समझ लेते हैं, 2 तक हम समझ गए, तीसरा ध्यान से देखना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जैसे CH3CONA प्लस HCl, तो क्या बनेगा इसमें CH3COH, वही कैटायन एनायन एक्सचेंज कर देना बस, है ना, प्लस NaCl। अब देखो जरा, ये भी बफर बन सकता है, कैसे, यहां कंडीशन ये है कि मोल्स ऑफ सॉल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी ऐसा होगा। चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये 10 मोल है और ये 5 मोल है, स्टार्टिंग में तो ये 0 0, ठीक है। अब मोल्स आफ्टर रिएक्शन लेंगे, ये क्या थे, इनिशियल मोल थे। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मोल्स आफ्टर रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा, लिमिटिंग रिएजेंट लगाओ 10/1, यहां 5/1, जो छोटा है वो खत्म हो जाएगा, वो लिमिटिंग, तो ये खत्म, ये कितना बचेगा 10 - 5, ये 5 बनेगा और ये 5 बनेगा, मतलब 5 0 5 5, ये तो वैसे भी सॉल्ट है तो Na+Cl- के फॉर्म में रहेगा आयंस, तो इसको छोड़ दो। क्या है मेरे पास सॉल्यूशन में, CH3COH और सॉल्ट, देखो जरा, तो मेरे पास वीक एसिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये तो खत्म हो गया रिएक्शन के बाद, तो ये भी तो बफर ही है। तो बफर इन 3 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहले से बना हुआ है, दोनों को आपने एक तीसरे कंटेनर में मिला दिया। अब आपके पास वीक एसिड पड़ा है, आप ऊपर से NaOH उसमें मिलाते जा रहे हो, बस वीक एसिड के मोल ज्यादा रखना स्ट्रॉन्ग बेस से, तो बफर बन जाएगा। तीसरा यह है कि एक कंटेनर में सॉल्ट पड़ा हुआ है, आप उसमें HCl मिलाए जा रहे हो, बस ये ध्यान रखना इसके मोल ज्यादा हो इससे। सिमिलरली बेसिक बफर भी ऐसी होगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा, वीक एसिड की जगह वीक बेस हो जाएगा और यहां स्ट्रॉन्ग बेस की जगह स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं एक बोल देता हूं, वीक एसिड की जगह हो जाएगा वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां क्या हो जाएगा, वीक बेस इज मिक्स्ड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, और मोल्स ऑफ वीक बेस ज्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर बेसिक बफर बनाते हो तो। यहां सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस उसमें मिला दिया आपने, मतलब इसका अपोजिट कर देना तो बेसिक बफर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कहानियां हो गई, बफर सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे प्रिपेयर होता है। अब अपन इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो थ्योरेटिकल होते हैं और आपको पहचानने के लिए आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बफर, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी हम इसमें लिखेंगे, तो पहले आप ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल बता देता हूं फटाफट से आपको एसिडिक बेसिक बफर के। ठीक है, यहां मैंने कुछ एसिडिक बफर के एग्जांपल लिख रखे हैं, यहां बेसिक के क्या क्या चीजें हैं ये देखो। जो यहां मैंने पहले लिख रखे हैं सारे, वो सब क्या है, वीक एसिड है। ये आपको टेबल मैंने सबसे पहले बताई थी, वो याद होनी चाहिए। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस याद होंगे तभी बफर पहचान पाओगे आप, है ना। तो ये सब के सब क्या है, वीक एसिड है। और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस है ये सबका। ठीक है, तो यही तो बफर होता है। यहां पर क्या है, ये सारे वीक बेस हैं, और यहां क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इसलिए ये बफर कहलाते हैं। तो बस आप देख लो, ये सब के सब क्या, वीक एसिड, ये उनके सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये सब क्या, वीक बेस, और ये सब सॉल्ट है उसके साथ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला थर्ड वाला ध्यान रखना आप। थर्ड वाला जो होता है, ये जो बफर होता है कौन सा, H2CO3 और HCO3 माइनस। ठीक है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन का जो बफर होता है, यूज टू मेंटेन pH ऑफ ब्लड। ये बफर यूज होता है ना ब्लड में, 7.26 से 7.42 के बीच में मेंटेन रखता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बतानी मुझे आपको, जैसे आपने एसिडिक और बेसिक बफर तो पहचानना सीख लिए, इसके अलावा एक और बफर होता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट बफर। ठीक है, या सिंपल बफर। सॉल्ट बफर ये क्या होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, ये भी बफर की तरह काम करता है। क्योंकि वीक एसिड वीक बेस में क्या होगा, जैसे मान लो CH3CO माइनस और NH4 प्लस से मिलकर बना सॉल्ट है CH3CONH4, तो ये आयन होगा CH3CO माइनस और NH4 प्लस। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो CH3CO माइनस उसके लिए खड़ा है पहले से, और स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो NH4 प्लस पहले से खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये बफर की तरह काम कर सकता है। और लिख लो एक दो, NH4CN, भाई HCN वीक एसिड और NH4OH वीक बेस से मिलकर बना होगा ये। ठीक है, AgCN। ठीक है, इस टाइप से। तो ये सब क्या होते हैं, जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है वो बफर की तरह काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये नोट कर लो। अब अपन इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, पीएच कैलकुलेशन सीख लेते हैं इसकी। एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए एक इक्वेशन लगती है जिसका नाम है हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन्स इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, सीधे याद रखना। pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो इस एसिड के कॉन्जुगेट बेस से ही तो बनता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड। तो जो ये एसिड है इसके कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखनी है, और ये लॉग का बेस क्या है, 10। सिमिलरली यहां क्या करोगे, पीएच की जगह क्या कर दो, पीओएच, बेसिक बफर अगर है, पीकेबी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय क्या करोगे, बेस। और बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड का ही तो सॉल्ट होता है, तो पीकेबी इस तरीके से भी लिख सकते हो, लॉग यहां कॉन्जुगेट एसिड और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वीक बेस। ठीक है, और बेस क्या है, 10। तो ये फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। फटाफट से इसको लिख लो, फिर मैं न्यूमेरिकल करके बताता हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके न्यूमेरिकल भी देख लो, है ना, खत्म हो जाएगा बफर वाला टॉपिक, बहुत आसान है। पीएच निकालना है मुझे किसका, इसका पढ़ लो क्वेश्चन। 50 ml ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ 1 मोलर सोडियम एसिटेट विल हैव एन अप्रॉक्स पीएच ऑफ। मतलब मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट दे रखा है और वीक एसिड दे रखा है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, पीएच इज इक्वल टू पीके, पीके निकाल लो, सॉरी ये पीके नहीं के दिया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, के दिया 10 की पावर -5, तो पीके कितना आ जाएगा, 5 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यहां जो रखोगे वो 1 मत रख देना। अब यही गलती होती लोगों से, क्या, मेरे पास एक सॉल्यूशन ये था, एक ये था, ठीक, जब मैं मिलाऊंगा तो मिलाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन रखनी है आपको। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिलाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऊपर क्या आता है, सॉल्ट आता है,
तो मैं लिख रहा हूं मोल्स ऑफ सॉल्ट, और मिलाने के बाद क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरीके से मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही लिखोगे ना। आफ्टर मिक्सिंग ही तो लेते हो कॉन्सेंट्रेशन। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो कट जाना है, क्यों, 50 और 10 कितना, 60 ml होगा, तो ये तो कट जाएगा, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड आ जाएगा सिर्फ। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, 5 प्लस लॉग मोल्स ऑफ एसिड, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्ट। मोल्स ऑफ सॉल्ट कैसे निकलेंगे, 10 ml इंटू 1, भाई वॉल्यूम और मोलैरिटी का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 1, और मोल्स ऑफ एसिड कितने आएंगे, 50 इंटू 2। ऐसे करना है आपको, ध्यान से देख लो जरा। कई लोगों से बहुत ही स्ली मिस्टेक होती है, वो यही वाली कॉन्सेंट्रेशन पुट करने लगते हैं और बोलते हैं सर आंसर नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा आयनिक। ऐसे नहीं करना आपको, जो मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखो। मैंने क्या करा, मेरे पास एक कंटेनर में एसिड था, एक में सॉल्ट था, जब मिलाया तभी तो सॉल्यूशन बना ना, बफर सॉल्यूशन, मतलब मिलाने के बाद की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना मुझे, तो मिलाने के बाद की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखेंगे। अब बस सॉल्व कर लो, हो गया काम। देखो 5 प्लस लॉग, ये हो जाएगा नीचे 100, 10/100 1/10, और log 1/10 हो जाएगा माइनस log 10, और log 10 1 होता है बेस 10 में, तो 5 - 1 आंसर कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जब कभी भी ऐसे आपको वॉल्यूम और मोलैरिटी वगैरह देंगे तो ये तरीका लगाना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट ही कॉन्सेंट्रेशन दे दी आफ्टर मिक्सिंग, मतलब सीधे ही दे दी, मिलाने के बाद पूरी कॉन्सेंट्रेशन, कोई वॉल्यूम नहीं दिया, तो ये सीधी पुट कर दो। अब यहां और यहां डिफरेंस क्या समझ गया, इसलिए मैं 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। अगर आपको वॉल्यूम के साथ मोलैरिटी दी और फिर मिक्स वगैरह करवाया, और आपको डायरेक्ट मोलैरिटी दे दी, वॉल्यूम नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, सीधे कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है, ठीक है। तो अब ये तो बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर का फॉर्मूला लगेगा POH। पीकेबी कितना है, केबी 10⁻⁵, तो पीकेबी 5 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो अब सीधे पुट करोगे 0.001 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, वीक बेस 0.05। बस अब इसको सॉल्व कर लो, पीओएच आ गया, 14 में से माइनस कर देना, पीएच आ जाएगा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस लॉग, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/50 हो जाएगा। 1/50 कितना होता है, माइनस log 50, और log 50 कितना होगा, log 10 इंटू 5, मतलब log 10 प्लस log 5, 1 प्लस log 5, 1 प्लस 0.7 मतलब 1.7, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना। 5 - 1.7 कितना हो जाएगा, 3.3। तो ये पीओएच आया आपका, तो पीएच क्या आ जाएगा, 14 - 3.3, तो कितना हो जाएगा ये 10.7। समझ गए बात। तो इस तरीके से अप्लाई करना है। तो अब आपके सामने बफर सॉल्यूशन के क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और कैसे आएंगे वो बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बफर पहचानना आना चाहिए। तो जो मैंने एग्जांपल ऑफ बफर लिए उनको अच्छे से ध्यान से देख लो। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक बफर देगा, और वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेसिक बफर देगा। और बफर के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, अगर आपको वॉल्यूम के साथ मोलैरिटी देकर मिक्स कराएं तो कैसे करना है, डायरेक्ट मोलैरिटी देंगे तो कैसे करना है। समझ गए बात को। अब इसमें एक आयोनाइजेशन मतलब परसेंटेज DOD देकर भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं वो बताता हूं। चलो आगे बढ़ते, 1-2 क्वेश्चन और देख लो, इसके समझ जाओगे आराम से। N/10 एसिडिक एसिड was titrated with N/10 NaOH when 75% ऑफ टाइट्रेशन इज ओवर। अब ये टाइट्रेशन नाम से डरने मत लगना, ये वो वाला टाइट्रेशन नहीं है खतरनाक वाला, ये सिंपल वाला है। टाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। इज ओवर देन फाइंड पीएच। देखो क्या होता है, जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो सॉल्ट बनेगा। तो CH3COH ने NaOH के साथ रिएक्शन करी, क्या बना लिया, इसने बना लिया CH3CON, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। अब इनका कहना यह है कि 75% टाइट्रेशन हो जाए, इसका मतलब यह है कि सॉल्ट 75% बन जाए तो एसिड कितना बचे, 25% बचे, ऐसा है इनका कहना। तो 75% टाइट्रेशन हो जाए, मतलब मेरे पास एसिड था, मैं ऊपर से बेस मिलाते जा रहा था, जैसे ही सॉल्ट 75% बनेगा तो एसिड 25% बच जाएगा, बस। तो 75% ये है और 25% ये है, बस आप क्या करो, पीएच का फॉर्मूला लगा दो। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। कितना लेना है, 75% न्यूट्रलाइज हुआ और ये कितना बच गया, 25 बच गया, बस ये लगा दो, आंसर आ गया। एसिडिक एसिड का आपको के नहीं दिया है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, याद है हमें, तो 10⁻⁵ होता है के, तो पीके 5 आ जाएगा, 5 प्लस लॉग 3, और लॉग 3 कितना होता है 0.48, तो 5 प्लस 0.48 मतलब 5.48, ठीक है।
इस तरीके से आप लगाओगे क्वेश्चन को, है ना। कभी ऐसे परसेंटेज वगैरह दे दे, बोल दे इतना परसेंट, मान लो आपसे बोलते 25% आइट्रेशन, मतलब 25 ये 75 ये, 50% आइट्रेशन मतलब 50-50, ऐसे करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। pH माइनस पीके इज इक्वल टू 1 जो इक्वेशन है ये कब एप्लीकेबल होगी एसिडिक बफर के लिए? आप मुझे हेंडरसन इक्वेशन बताओ क्या होती थी। pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन में कॉन्जुगेट बेस दे रखा है तो वैसे ही ले लो, कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, एसिड लिखेंगे, सही है। अब पीके को इस तरफ ले जाओ तो pH माइनस पीके इज इक्वल टू लॉग कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय क्या, एसिड, सही है। अब देखो जरा इनका कहना क्या है, pH माइनस पीके 1, तो ये 1 रख दो। ये 1 कब आएगा, ये 1 कब आएगा बताओ जरा। ये 1 तब आएगा जब कॉन्जुगेट बेस और एसिड क्या हो जाएं, उसका रेशियो क्या हो जाए, 10 हो जाए। क्यों, log 10 ही तो 1 होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड क्या हो जाए, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड क्या हो जाए, 10 हो जाए। मतलब एसिड इंटू 10, इसको यहां ले जाओ ना, एसिड इंटू 10 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस, मतलब बदलापुर। समझ गए बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं बफर के। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। इसके 1-2 पॉइंट और बचे हैं, बफर कैपेसिटी, बफर रेंज वगैरह, फटाफट से छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसको नोट कर लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से छोटे छोटे टॉपिक हैं, बफर रेंज और बफर कैपेसिटी। बफर रेंज पहले डिस्कस करेंगे। बफर रेंज का मतलब क्या होता है, पीएच की वो रेंज जहां पर बफर इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि पीएच की जो रेंज है बफर की वो क्या है, जब मैं एसिडिक के लिए बताता हूं सेम वैसी बेसिक के लिए होगा, कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जब 1/10 से लेकर 10 तक होता है तो इसके बीच में बफर रेंज होती है, मतलब बफर इफेक्टिव होता है इस रेंज में। मतलब अगर मैं एक बार इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/10 रख दूं और एक बार 10 रख दूं और पीएच निकालूं तो ये आता है pKa -1 से लेकर pKa +1। हेंडरसन इक्वेशन लगा के आप निकाल सकते हो। मतलब बफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन जब पीएच रेंज क्या हो, इससे और इसके बीच में, ठीक। अगर मैक्सिमम बफर एक्शन की बात करूं, मैक्सिमम बफर एक्शन, तो मैक्सिमम बफर एक्शन होता है जब पीएच की वैल्यू किसके बराबर हो, पीके के बराबर हो। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड क्या हो, इक्वल, तो उस टाइम पे मैक्सिमम बफर एक्शन होता है और पीएच क्या होता है, पीके। सिमिलरली अगर बेसिक के लिए लिखना चाहो तो कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस 1/10 से 10, तो यहां पीओएच आ जाएगा, पीकेबी -1 से पीकेबी +1, और यहां पीओएच क्या हो जाएगा, पीकेबी के बराबर। वो सिमिलरली बेसिक के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है इसमें। आगे बढ़ते हैं, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच ऑफ बफर, चेंज इन पीएच ऑफ बफर। ये होता है बफर कैपेसिटी, ठीक। जैसे क्वेश्चन लिखा, फटाफट से कर लेते हैं। बफर कैपेसिटी आ जाएगी आपकी 2 मोल HCl को ऐड किया गया 1 लीटर में, ठीक है, एसिडिक बफर के, और पीएच चेंज हो गई इतनी, तो बहुत आसान है। मतलब ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है, एक तरीके से मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन ही है, मतलब मोलैरिटी है, सीधा सीधा। तो मोलैरिटी डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, सीधा ये लिख दो। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, मोलैरिटी 2 आ गई, डिवाइड बाय चेंज इन पीएच कितना हो जाएगा, 3.9 और 3.4 का डिफरेंस 0.5, और 2/0.5 हो गया 4, समाप्त। बस ये कहानी थी बफर की, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर सॉल्युबिलिटी कवर करते हैं और खत्म ये चैप्टर। नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, सॉल्युबिलिटी पे। फटाफट से समझ लो, बहुत आसान चीज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in a solvent to obtain
टू ऑब्टेन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अलग अलग टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर में भी। यहां हम मोल पर लीटर में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्युबिलिटी को वो मोलरिटी के फॉर्म में करेंगे। मतलब सॉल्युबिलिटी यहां पर मोल पर लीटर होगा। लेकिन कभी अगर आपसे सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में भी पूछ ले तो सॉल्युबिलिटी ठीक है, इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो कभी अगर ग्राम पर लीटर में पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगाकर उसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट यहां क्या लेते हैं, यूनिट मोल पर लीटर में। ठीक है, अब मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ इसका रिलेशन बनाना है। तो कैसे रिलेशन बनता है, मैं लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन KSP एंड S, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन। मैं अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, मैंने ले लिया AXBY। ठीक है, ध्यान से देखना आप जरा, ये चीज समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। ये सॉलिड है, XAY प्लस ऐसे टूटेगा ये, और YB X माइनस ऐसे टूटता है। AXBY को तोड़ोगे तो X आएंगे AY प्लस के आयन और Y आएंगे BX माइनस के आयन। ठीक है, और इसको हमने पानी में डाला तो यहां एक्वस लगा देते हैं अपन। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्या लिखना है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में इसकी सॉल्युबिलिटी हम क्या मान लेते हैं, S, और ये मान लेते हैं कि सारे के सारे मोल डिसॉल्व हो गए। आफ्टर डिसोसिएशन हम बोलेंगे ये खत्म हो गया, जितना लिया था वो सारा का सारा चला गया, सॉलिड है डिस्कार्ड कर दो। ये कितना बनेगा, S, और ये भी S, लेकिन यहां जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई XS और यहां मल्टीप्लाई YS। ठीक है, अब मुझे KSP लिखना है तो कैसे लिखते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे वैसे लिखेंगे। KSP इज इक्वल टू XS की पावर X, यही लिखेंगे अपन भाई। AY प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी की पावर X, और BX माइनस की कितनी दे रखी है, YS, तो YS की पावर क्या लिखेंगे, Y। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया क्या, KSP इज इक्वल टू X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y। ये तो तब है जब दो आयन है। कभी कभी आपको 3, 4, 5 आयन भी दे दें तो बस यहां बढ़ाते जाओ। जैसे 3 आयन का मैं बोल रहा हूं, X की पावर X, Y की पावर Y, Z की पावर Z, S की पावर X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो आगे के। तो ये है मेन आपका एक्सप्रेशन, क्या, KSP का X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं, मान लो मेरे पास NaCl का रिलेशन लिखना है, तो आप सिर्फ ये पहचान लो आयन से कि X और Y क्या है। जैसे NaCl जब ब्रेक होगा तो Na प्लस के कितने आयन मिलेंगे, 1, और Cl माइनस के कितने आयन मिलेंगे, 1। तो KSP का रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 1 प्लस 1, मतलब क्या आ जाएगा, S स्क्वायर। इस तरीके से आप अप्लाई कर देना डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, आप ब्रेक करके लिख के भी कर सकते हो और डायरेक्ट याद करके भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर मैं कुछ सॉल्व लिख रहा हूं, फटाफट से आप मुझे रिलेशन बताना KSP और S का क्या रिलेशन है। ठीक है, लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के रिलेशन लिख लेते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है, कंपाउंड के फॉर्म में, यहां पर सॉल्ट लिख दिया यहां पे। अब यहां आपको X पहचानना है, Y पहचानना है और डायरेक्ट KSP और S का रिलेशन लिखना। चलो बता दो फटाफट से। BaSO4 कैसे एग्जिस्ट करेगा, Ba2 प्लस का एक आयन और SO4 2 माइनस का एक आयन, तो X क्या होगा 1 और Y क्या होगा 1, क्यों, Ba2 प्लस होगा यहां पे और SO4 2 माइनस, तो एक आयन इसका और एक आयन इसका, तो X1 और Y1। तो KSP क्या आ जाएगा आपका, 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 1 प्लस 1, मतलब S स्क्वायर हो गया सीधा सीधा। ठीक है, इस तरीके से करते जाओ, बहुत आसान है। यहां क्या होगा, NH4 प्लस के कितने आयन हैं, ये 2 आयन है यहां पे। ठीक है, NH4 प्लस के 2 आयन है और SO4 2 माइनस का 1 है, तो ये 2 और 1, तो KSP क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 2 प्लस 1, मतलब 4S क्यूब। इस तरीके से लिखना है, बहुत आसान है। HgCl2 में देखो Hg2 प्लस का ये एक आयन है और Cl माइनस के कितने आयन है, 2, तो ये 1 और ये 2, मतलब इसी जैसे ही हो गया। तो KSP क्या आ गया, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 1 प्लस 2, अगेन 4S क्यूब। ठीक है, S अगर मैं सॉल्युबिलिटी मान लूं इसकी, तो K3PO4 में देखो K प्लस के 3 आयन है और PO4 3 नेगेटिव है। K प्लस के 3 है और PO4 3 नेगेटिव है। ठीक है, तो 3 और ये 1, तो KSP क्या आ गया, 3 की पावर 3, 1 की पावर 1 और S की पावर 3 प्लस 1, 3 का क्यूब 27, S की पावर 4। ठीक है, 27 S की पावर 4।
Ca3 2+ है और PO4 3- है, ठीक है। तो ये 3 आयन है, ये 2 हैं, ये 3 है, ये 2 है। तो KSP क्या आ गया आपका 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 3+2, ठीक है। और ये कितना हो गया 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 कितना होगा 108, 27 इंटू 4 108, S की पावर 5, सही है ना। 27 इंटू 4 108 ही होता ना, हाँ ठीक है, S की पावर 5, ठीक है। और देखो आगे, अगले में बताओ। अब यहां ध्यान देना, जो Hg2 2+ है ना, ये अपने आप में ये अपने आप में एक आयन होता है, और यहां जो Cl है उसके 2 आयन है, क्योंकि Hg+1 अनस्टेबल होता है, Hg2 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में यहां कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके बीच में, Hg++, ऐसा, ठीक है। कैलोमल बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। तो इसका एक आयन काउंट होगा, कई लोग भावना में बह जाते हैं या 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं। Hg2 2+ अपने आप में एक आयन है और Cl-2 है, ठीक है। तो ये स्टार लगा लेना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 1+2 मतलब 4s³ आएगा, ठीक है। अगला देखो Ag2CrO4, Ag+, ये Ag+ आयन था तो 2 लगे हैं ये, और CrO4 2- आयन तो 1 है, तो यहां 2 और 1, तो KSP क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 2+1, मतलब कितना आ गया 4s³। अब कभी कभी अगर मान लो आपको 3 आयन या 4 आयन का दे दें, तो आप X Y Z W ऐसे बढ़ाते जाओ, जैसे एक मैं लिख के बता रहा हूं। सपोज आपको अगर ऐसा दिया है, इसका रिलेशन लिखना है NaKRbPO4, ठीक है। तो यहां PO4 3- Rb+ K+ और Na+, तो X1 Y1 Z1 W1, ठीक है। तो मैं KSP और उसका रिलेशन क्या लिखूंगा, इसका 1 की पावर 1, ठीक है। दूसरा वाला भी 1 की पावर 1, तीसरा वाला भी 1 की पावर 1, चौथा वाला भी 1 की पावर 1, और S की पावर X + Y + Z + W, मतलब S की पावर 4 आएगा। समझ गए बात को, कि अगर एक से ज्यादा आयन का भी आ गया तो इस तरीके से कर लेना, थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक। तो ये बात हो गई सॉल्बिलिटी और S का रिलेशन की, ठीक है। अब इसको नोट करो, कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे और फिर अपन कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो, फिर इसके न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। चलो तो आगे बढ़े, अब कुछ क्वेश्चन कर लो इसके, देखो जरा न्यूमेरिकल किस टाइप से हो सकते हैं। आपको सॉल्बिलिटी देके KSP पूछ लेंगे या KSP देके सॉल्बिलिटी पूछ लेंगे, दोनों करके बता रहा हूं, फटाफट से देख लो। अगर सॉल्बिलिटी Ag2SO4 की 10 की पावर -2 मोल पर लीटर है तो इसका KSP बताना है, ठीक है। तो Ag2SO4 के लिए X और Y पता कर लो। Ag2SO4 के लिए X क्या हो जाएगा 2, क्योंकि Ag+2 है, और SO4 2- अपने आप में एक आयन होता है, तो Y1 हो गया। तो KSP और S का रिलेशन क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 2+1, मतलब ये हो गया 4s³। S पुट कर दो, कितना है 10 की पावर -2, ठीक, इसका क्यूब कर दो तो 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। अगर इसकी आपको यूनिट लिखनी हो तो सॉल्बिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर और उसका क्यूब, मतलब मोल पर लीटर का क्यूब, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, इसमें KSP दिया है और सॉल्बिलिटी निकालनी है, लेकिन ग्राम पर लीटर में निकालनी है, तो पहले मैं सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर में निकाल लूंगा, ठीक है। तो AgCl किस टाइप का है, AgCl के लिए अगर मैं बात करूं तो X की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू 1, मतलब KSP का रिलेशन क्या आ जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 1+1, मतलब S²। KSP कितना है 10 की पावर -10 S², तो S क्या आ गया √10 की पावर -10, मतलब 10 की पावर -5। लेकिन ये किस में आया, ये आया मोल पर लीटर में, ठीक है। ये किस में आया मोल पर लीटर में, स्टार्टिंग में जो आता है वो मोल पर लीटर में आता है। तो अब आप इसको किस में निकालना है, ग्राम पर लीटर में। तो मैंने बताया था सॉल्बिलिटी इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्बिलिटी इन मोल पर लीटर और इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट। बताओ जरा, मोल पर लीटर की सॉल्बिलिटी 10 की पावर -5, मॉलिक्यूलर वेट AgCl का निकाल लो। सिल्वर का 108 होता है एटॉमिक वेट और क्लोरीन का 35.5, मतलब 143.5 होता है ये। तो ये आ गया आपका कितना 1.435, ऐसे करके लिख देता हूं मैं ना, 1.435 इंटू 10 की पावर -3 लिख दूं मैं, पॉइंट को पीछे खिसका दिया तो पावर यहां पर मैंने कम कर दी, मतलब 5 से 3 पर आ गए, सही है ना। हाँ, तो ये आ गई सॉल्बिलिटी इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। यहां पर सॉल्बिलिटी की यूनिट लिख लो, ये 10 की पावर -10 मोल पर लीटर का होल स्क्वायर होना चाहिए यहां पर, ठीक है। ये भी एडिट कर लेना। तो ये कहानी हो गई इसकी,
क्योंकि सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर में दी जाएगी, तभी जो आंसर आपका मोल पर लीटर में आएगा ये, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे ग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो ये सॉल्बिलिटी किस में आ गई, ग्राम पर लीटर में। समझ गए बात को, सॉल्बिलिटी दे केएसपी कैसे निकालना है और केएसपी दे सॉल्बिलिटी कैसे निकालना है और उसको ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, तो ये नोट करो, फिर कॉमन आयन इफेक्ट में समझते सॉल्बिलिटी। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्बिलिटी इन कॉमन आयन। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट बोल सकते हैं अपन। जैसे मेरे पास मान लो कोई सॉल्ट दे रखा है, या एक काम करते हैं पहले स्टेटमेंट लिखते फिर समझते हैं। स्टेटमेंट लिख लो, बाय एडिंग कॉमन आयन, बाय एडिंग कॉमन आयन, बाय एडिंग कॉमन आयन, solubility of salt डिक्रीजेस। कॉमन आयन डालने पर सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती। दो तरीके से समझेंगे, एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन और एक न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे मान लो मेरे पास AgCl एक सॉल्ट है, पार्शियल एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, Ag प्लस देगा, Cl माइनस देगा, इसका कुछ KSP होगा। ठीक है, अगर मैंने AgCl को पानी में डाला तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर AgCl को मैंने सिल्वर नाइट्रेट या NaCl या CaCl2 के सॉल्यूशन में डाल दिया तब कॉमन आयन लगेगा। मैं कोई एक ले लेता हूं उनमें से, चलो NaCl ले लेते हैं। ठीक है, मैंने AgCl को किस में डाला, NaCl में, तो AgCl को NaCl के सॉल्यूशन में डालोगे तो AgCl ऐसे टूटेगा, और NaCl स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर जो इक्विलिब्रियम चल रहा है वो क्या है, AgCl से Ag प्लस और Cl माइनस, NaCl से Na प्लस और Cl माइनस। मतलब होगा क्या, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम। फिर सुन लो क्या है, AgCl से क्या बन रहा है, Ag प्लस Cl माइनस। अब मैंने इसको NaCl में डाला तो वहां से भी तो Cl माइनस आएगा, और वहां से जो Cl माइनस आएगा वो इसमें ऐड हो गया ना, मतलब Cl माइनस बढ़ गया। अगर Cl माइनस बढ़ गया तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर किस तरफ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है, सॉल्बिलिटी डिक्रीज होना, क्योंकि सॉलिड बनना, ये सॉलिड होते हैं और इसको हम क्या लगा देते हैं, एक्वस ऐसा। तो अगर मैं Cl माइनस बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि जो इफेक्ट आप डाल रहे हो उसको नेग्लिजिबल करना है, उसको खत्म करना है। ली चैटेलियर ने ऐसा बोला था, मैं तो बोल नहीं रहा हूं, है ना। ली चैटेलियर ने क्या बोला था कि यहां पर अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी, है ना। मतलब बैकवर्ड आने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सॉलिड बन रहा है। समझ रहे हो बात को, ये कहानी है। ये तो हमने क्या कर लिया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसको हम न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, एग्जाम में भी इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट इन 0.1 मोलर CaCl2। मैं वाटर के साथ इनको कंपेयर करा दूंगा, इसलिए मैंने सारे ले लिए एक साथ। अगर मैं AgCl की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं इन वाटर, तो पहला सॉल्यूशन नंबर 1 बता रहा हूं मैं, इन वाटर क्या होने वाला है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो AgCl ब्रेक होगा किसमें, Ag प्लस और Cl माइनस। पानी में तो कोई कॉमन आयन है नहीं, कॉमन आयन का मतलब क्या है, जो आयन यहां पर बने वही सॉल्ट से बने। ठीक है, तो AgCl क्या देगा, Ag प्लस Cl माइनस, और इसका KSP कुछ होगा। सिंपल, जैसे हम XY वाला करते थे वैसे ही करेंगे। S00 इसको डिस्कार्ड कर दो, ये S और ये S, तो KSP क्या आ गया, S की पावर 1 और इंटू S की पावर 1, तो ये S स्क्वायर आ गया। KSP कितना है इसका, गिवन होना चाहिए, लिख लो, KSP 10 की पावर -10 है। ठीक है, KSP 10 की पावर -10 होता है AgCl का, तो यहां मैं पुट कर रहा हूं 10 की पावर -10, तो S स्क्वायर, तो S क्या आ गया यहां से, 10 की पावर -5 मोलर। ठीक है, ये जो दिया होगा ये किस में दिया होगा, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी मोल पर लीटर ही होते, कुछ नहीं दिया तो भी ले लेना, है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या आई, 10 की पावर -5 आई, लेकिन ये किस में आई, वाटर में आई। ठीक है, अब ध्यान देना आप, ये मैंने वाटर का बता दिया। अब देखना जरा, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट में डालता इसको, ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, बी इन 0.1 मोलर AgNO3, ध्यान से देखना जरा, AgCl कैसे टूटता है, AgCl ब्रेक होगा आपका Ag प्लस में और Cl माइनस में, इसका KSP गिवन होगा, कुछ दे रखा है। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर मैं S बोलूं, स्टार्टिंग में 0 इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ये S। ठीक है, तो KSP क्या आ गया, KSP क्या आ गया। अब लिखने से पहले अब आपको ध्यान देना है, यहां आप डायरेक्ट S स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्यों, KSP लिखने से पहले एक चीज और ध्यान रखो, क्या, सिल्वर नाइट्रेट कितना है, ध्यान से बताओ जरा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक होगा, ध्यान से देखना।
AgNO3 कितना है 0.1 मोलर, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है आपको जो यहां पर दिया जाएगा, ठीक है, कॉमन आयन लगाएंगे तो 0.1 मोलर अगर ये है तो उसमें 0.1 मोलर Ag प्लस है और 0.1 मोलर NO3 माइनस है। अब देखो कॉमन आयन कौन सा है, चमकता हुआ दिख रहा है सिल्वर, Ag प्लस कॉमन आयन है तो 0.1 जो यहां से बना वो यहां पर ऐड कर दो, तो S प्लस क्या कर दो 0.1 और इस S को डिस्कार्ड कर दो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए। इसको डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं, जब पानी में ही सॉल्बिलिटी 10 की पावर -5 है तो कॉमन आयन में तो और कम आनी चाहिए सॉल्बिलिटी, इसका मतलब 0.1 के रेस्पेक्ट में 10 की पावर -5 से भी कम कुछ ऐड कर रहे हो, मतलब वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो पहले ही हटा दो उसको। अब लिख लो जरा KSP, तो KSP क्या आएगा, ये आएगा 0.1 प्लस S तो हटा दिया, S को डिस्कार्ड कर दिया तो 0.1 की पावर 1 और इंटू S की पावर इसका कोएफिशिएंट 1, तो यहां से S का आ गया KSP बाय 0.1, KSP कितना 10 की पावर -10 अपॉन 0.1, तो ये कितना आ गया 10 की पावर -9 मोल पर लीटर। अब देखो जरा आप, ये मैथमेटिकल प्रूव हो गया क्या, S की पावर S इज इक्वल टू 10 की पावर -5 मोलर कब था, पानी में था, लेकिन भैया जब आपने इसमें कॉमन आयन डाला, कॉमन आयन में सॉल्ट डाला, तो आप देखो क्या हो गई सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -9, -5 बड़ा है कि -9 छोटा है, दोनों बातें सही हैं, तो 10 की पावर -9 कम हो गया, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये था इसका ली चैटेलियर से प्रूफ, और ये कौन सा है मैथमेटिकल। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं। सी वाला पार्ट बताता हूं, पहले ये नोट करो, ए और बी में बता चुका हूं, सी वाला यहां सॉल्व कर लेंगे, लिख लो फटाफट से इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखना जरा ध्यान से, मैंने भी बता दिया, एक बार और समझ लो सी वाले में कैसे करेंगे। मेरे पास AgCl था, तो AgCl कैसे टूटेगा, Ag प्लस में और Cl माइनस में, इसका KSP गिवन है आपको, ठीक है, और CaCl2 कैसे टूटेगा, CaCl2 जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा Ca2 प्लस और 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, सही है। अब ये जो CaCl2 ये कितना है 0.1 मोलर है, अब ध्यान देना जरा, 0.1 मोलर CaCl2 है तो 0.1 मोलर Ca2 प्लस होगा और 2 इंटू 0.1 मोलर क्या होगा Cl माइनस होगा, क्योंकि 2 लगा यहां पे, मतलब ओवरऑल क्या बोल दूं मैं 0.2 मोलर Cl माइनस होगा, ठीक है। यहां पर ऐड करना पड़ेगा कैसे, सॉल्युबिलिटी इसकी S 0,0, ये डिस्कार्ड, ये S और ये S, ऐसे लिखते हो आप। अब 0.2 ऐड करो, लेकिन क्या ऐड करो, Cl माइनस का कॉमन आयन है, अब है ना, तो S प्लस क्या कर दूंगा मैं 0.2 कर दूंगा और इस S को डिस्कार्ड कर दूंगा, तो अब KSP क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू S की पावर 1 और इंटू 0.2 की पावर क्या 1, सही है, S की पावर 1 0.2 की पावर 1, S तोड़ा दिया अपन ने, तो ये आ गया आपका आंसर। S क्या आ गया, KSP कितना था 10 की पावर -10 अपॉन 0.2, 0.2 कितना हो गया 5, तो 5 इंटू 10 की पावर -10 मोल पर लीटर। समझ गए बात आसानी से, ये होता है कॉमन आयन। तो एग्जाम में वैसे तो सीधे क्वेश्चन आएगा, अगर सीधा नहीं आया तो कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है। बाकी सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में एक चीज और होती है, आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड, तो इसको नोट करो, फिर एक टॉपिक लास्ट और बचा उसको कवर करते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर, ठीक है, लिख लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट पार्ट है अपना ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। ये हम कंपेयर कराते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेशन की कंडीशन बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, अनसैचुरेटेड होगा नहीं होगा, उस टाइप से। तो हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम आयनिक प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं किसी भी सॉल्ट के लिए। जैसे सपोज मुझे कोई सॉल्ट दे रखा है AXBY, ठीक है, इसको मैंने ब्रेक किया तो ये क्या बनाएगा XAY प्लस YBX माइनस, ठीक है, ये बनेगा। अब इसका मुझे क्या निकालना है KIP, आयनिक प्रोडक्ट। तो KIP हम कैसे निकालते हैं, सिमिलर उसी तरीके से निकालते हैं जैसे KSP निकालते हैं, बस KSP में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम की होती है और यहां जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी भी टाइम की होगी, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। तो KIP कैसे निकलेगा, आयंस का प्रोडक्ट निकालो, कैसे AY प्लस, ये एक आयन है, इसकी पावर क्या X, और BX माइनस, ये एक आयन है, इसकी पावर क्या आ जाएगी Y, इस तरीके से। तो ऐसे हम KIP निकालेंगे और फिर केसेस बना लेते हैं अपन यहां पर, जिससे हम कंपेरिजन करा पाए। पहला केस ये है कि अगर KIP KSP के बराबर है, KSP गिवन होगा, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम गिवन होगी, वहां से KIP निकालोगे और KSP KIP कंपेयर करोगे, तो KSP इज इक्वल टू KIP, इसका मतलब हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक। केस 2 की अगर बात करें, अगर KIP और KSP को कंपेयर कराया जाए और KIP ज्यादा हो किससे, KSP से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर कम है इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है।
अगर KSP कम है तो प्रिसिपिटेशन अकर्स, ठीक। अगर सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट तुम्हारा ज्यादा आ गया तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो केस 3 क्या है, अगर KIP लेस देन है किससे, KSP से, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि आप और सॉल्ट डालोगे तो वो डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एग्जाम में क्वेश्चन पीपीटी वाले आते हैं तो आपको बस ये वाला ध्यान रखना है, KIP इज ग्रेटर देन KSP, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं, CF2 के लिए पूछा है कि पीपीटी ऑब्टेन किस कंडीशन में होगा। KSP दे रखा है, इस कॉन्सेंट्रेशन से KIP निकाल लो। कैसे निकालोगे, CF2 को ब्रेक कर लो, CF2 को ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा, ये Ca2 प्लस में और 2 टाइम्स किस में, F नेगेटिव में। अब इसका तुम KIP जब निकालोगे तो KIP क्या आएगा, Ca2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1 लगा दी, यहां कॉफिशिएंट 2 है तो पावर 2 लगा दी। अब आप क्या करो, KIP सबके लिए चेक कर लो। अगर मैं पहले वाले का KIP देखूं तो 10 की पावर -3 और F माइनस क्या है 10 की पावर -5, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। तो ये 10 की पावर -10 हो गया और -3, तो ये हो गया 10 की पावर -10 और -3 कितना -13 हो गया। अब कंपेयर करा लो जरा, KSP क्या है 10 की पावर -10 है, तो यहां क्या है KSP इज ग्रेटर देन क्या KIP, तो KSP ग्रेटर देन KIP पर क्या होता है अनसैचुरेटेड, तो ये PPT वाला तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए का जो हमने KIP निकाला था वो क्या आ रहा था, कम आ रहा था, किससे, KSP से, तो ए ऑप्शन कैंसिल कर दो। इसी तरीके से आप सारे चेक करते जाओ, ठीक है। जैसे मैंने बी ऑप्शन चेक किया तो बी ऑप्शन का KIP क्या आएगा, बी ऑप्शन का जो KIP आएगा वो आएगा 10 की पावर -5 और इंटू 10 की पावर -3 का क्या होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 10 की पावर -6 और -5 -11 और 10 की पावर -11 आ गया, तब भी KSP बड़ा है किससे, KIP से, तो ये वाला भी गलत हो गया आपका। ऐसे आप सी वाला ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन का KIP क्या आएगा, सी ऑप्शन का KIP आएगा 10 की पावर -2 और इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, तो ये -6 और -2 कितना हो गया -8। अब ये आ गया देखो, अब KSP क्या है छोटा और KIP क्या है बड़ा, इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका सी। इसी कंडीशन पर क्या होता है प्रेसिपिटेशन होता है। तो एग्जाम में कभी PPT की कंडीशन पूछ ले तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन देके KSP वगैरह दे देंगे, KIP निकालो, KSP लेस देन KIP होगा तो PPT होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका चेन्नई। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, नोट कर लो, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं और खत्म करते हैं इसे। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं इसमें टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि कौन सा मिक्स सॉल्ट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट, इस टाइप से। तो ये अलग अलग टाइप के सॉल्ट है। जैसे पहले नंबर पर है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो जो सॉल्ट बनता है उसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं NaCl, तो NaCl कैसे बना होगा, HCl की रिएक्शन NaOH से हुई होगी तो क्या बना होगा NaCl। इसी तरीके से और भी लिख सकते हो, Na2SO4 H2SO4 की रिएक्शन किससे हो गई NaOH के साथ। ऐसे और लिख सकते हो Na3PO4 H3PO4 की रिएक्शन किससे हो गई NaOH के साथ। तो इस टाइप के सॉल्ट क्या होते हैं नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो सॉल्ट तो हैं लेकिन H+ भी साथ में देते हो। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं NaHCO3, तो ये सॉल्ट तो है लेकिन यहां से एक H और निकल सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन एसिडिक सॉल्ट। अगर मैं आपके सामने लिखूं NaHSO4, तो ये भी क्या है सॉल्ट है लेकिन ये H+ दे सकता है। तो ऐसा सॉल्ट जो H+ दे उसको क्या बोल देते हैं अपन एसिडिक सॉल्ट बोल देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना जरूरी नहीं कि H आपको दिखे तो वह एसिडिक सॉल्ट होगा। जैसे Na2 या NaH2PO2, अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको आंख बंद करके एसिडिक सॉल्ट मत बोल देना कि H दिख रहा है तो H निकाल दोगे। इसके H निकलते नहीं है क्योंकि H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा P डबल बॉन्ड OH, H और H। अब अगर मैं यहां पर H हटा के Na लगा दूं तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया NaH2PO2 का। अब ये H देते नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं कि सामने से आपको H दिख रहा है तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ये भी चेक कर लेना कि जो H निकलने वाला है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। अगला है बेसिक सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो OH- दे दे, जैसे ZnOHCl, ठीक है, ये हो गया बेसिक सॉल्ट। MgOHCl, इस टाइप के सॉल्ट होंगे क्या होंगे बेसिक सॉल्ट होंगे जो OH दे सकते हैं यहां पर, ठीक है। अगला है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, दो सॉल्ट का मिक्सचर हम बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो ये एक एग्जांपल है डबल सॉल्ट का। दो सॉल्ट का मिक्सचर है एक तरीके से, ठीक है। और जो डबल सॉल्ट होते हैं वो आयंस के टेस्ट देते हैं, जो भी आयंस होते हैं
फ्री आयंस के फॉर्म में मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में, अगर हम इसको डालें तो ये सारे आयन के इंडिविजुअल आयन के टेस्ट देते हैं। तो ये क्या है, डबल सॉल्ट, और इसका नाम याद रखना हो तो इसको बोलते हैं अपन पोटासेलम, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका डबल सॉल्ट, ठीक है। मोहर सॉल्ट वगैरह वो सब क्या है, डबल सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो हम लिखते थे, जैसे AgNH3 होल ट्वाइस, ये आपको बहुत अच्छे से याद है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है ये, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या होता है कि जो ब्रैकेट में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है वो आयंस के फॉर्म में नहीं मिलता, तो ये इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं देता जब हम पानी में डालते हैं इसको, है ना। और देख लो जरा स्विट्जर्स रिएजेंट, CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है, ये स्विट्जर्स रिएजेंट हो गया। ब्लू विट्रियोल वगैरह ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं जो ब्रैकेट में लिखते हैं अपन, ठीक है। आगे देखो जरा मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं, इसमें एक से ज्यादा कैटायन आपके सामने होंगे। जैसे अगर मैं लिखूं NaKS, तो ये क्या है, एक मिक्स सॉल्ट है। कैसे बना होगा, H2S की रिएक्शन पहली बार कराओ आप NaOH से और फिर दोबारा करा दो KOH से, तो पहले बार बनेगा NaHS और फिर दोबारा NaKS बन जाएगा, ठीक है। जो H था वो भी निकल जाएगा। और इस टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं जैसे NaKRbPO4। एक से ज्यादा कैटायन अगर आपको यहां दिखते हैं, एक से ज्यादा कैटायन या एनायन भी मिल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके मिक्स सॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यूजुअली कैटायन एक से ज्यादा होते हैं, तो इस टाइप के सॉल्ट क्या होते हैं, मिक्स सॉल्ट होते हैं। तो समझ गए टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे पता करोगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा मिक्स, डबल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आएगा, फटाफट से आंसर लगा देना। नोट कर लो इसको, फिर एक दो पॉइंट और बच्चे वो भी लिख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट और है फाइनल, बस ये लिखते हैं, खत्म करते हैं। देखो आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस हैविंग सेम pH, सेम H+ कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिख लो, सेम H+ कॉन्सेंट्रेशन। जिनकी H+ कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है वो आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे दो सॉल्यूशन है, सपोज मेरे पास दो वीक एसिड है, उसके लिए मैं लिख देता हूं, तो एक एसिड का H+1 दूसरे एसिड का जो H+2 है, ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या बोल देंगे, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। और वीक एसिड के लिए H+ कैसे निकालते हो, अगर मोनोबेसिक वीक एसिड है तो √Ka1C1 इज इक्वल टू √ क्या लिखूंगा मैं, K2C2, √ हटा दो तो क्या बन गया, K1C1 इज इक्वल टू K2C2, ठीक है। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, मतलब ये ध्यान रखो H+1 इज इक्वल टू H+2 तो क्या होता है, आइसोहाइड्रिक होता है। अगला पॉइंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होता है, दो एसिड के H+ कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब एक एसिड कितना ज्यादा एसिडिक है दूसरे से, वो हम बताते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ से, H+1/H+2। इसको भी अपन वीक एसिड के लिए लिखें तो √K1C1/√K2C2, इस तरीके से हम लिख रहे हैं वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए। आप इसको बेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मान लो आपसे पूछा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो √Kb1C1/√Kb2C2, इस तरीके से। फिर उस केस में OH-1/OH-2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर भी OH-1 इज इक्वल टू OH-2 कर सकते हो। समझ गए बात को। तो इतना काफी है जेईई मेन और नीट के लिए, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है ये। इसमें तो जैसे सॉल्बिलिटी के अंदर घुस गया तो बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली सॉल्बिलिटी भी होती है, साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी भी होती है, और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन वगैरह होता है। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं वो। अगर आपके पास जेईई मेन और नीट की बात करें तो सिर्फ उतना ही आएगा जितना सॉल्बिलिटी में मैंने पढ़ाया है। सिंपल सॉल्बिलिटी आएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा पूछना होगा तो कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी पूछेंगे। इससे ज्यादा अगर कोई और क्वेश्चन पूछेंगे तो सिर्फ एक और आता है पीपीटी वाला। बस यही 3 क्वेश्चन सॉल्बिलिटी में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बस इतना काफी है आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छे से पढ़ो सारी चीजें, और एनसीईआरटी जरूर रीड करते रहो, पीछे के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते रहो। नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलो तो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और बहुत सारे लोगों को ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, जब कभी भी हम एसिड में बेस की मिक्सिंग करते हैं और दोनों में से एक वीक और एक स्ट्रांग हो, तो मैंने क्या कर लिया, वीक एसिड स्ट्रांग बेस ले लिया। तो होता क्या है, जब भी अपन मिक्सिंग करते हैं ना, तो अब ये सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है जो बना है कि उसकी पीएच कैसे निकले, बफर से निकले, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से निकले, या किसी और तरीके से निकले। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, डिफरेंट केसेस बनते हैं, इसमें 3 केसेस। अगर ये चीज आपने समझ ली ना, ये बहुत अच्छी चीज है, कहीं मिलेगी नहीं आपको, है ना। अगर ये चीज आपने समझ ली ना, तो पीएच का क्वेश्चन मिक्सिंग वाला तो जरूर बन जाएगा आपसे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास क्या दिया हुआ है, 75 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है, 25 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे मिलीमोल बता सकते हो? मिली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम मिली में है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ मिलीमोल ऑफ वीक एसिड कितने हैं? मिलीमोल ऑफ वीक एसिड है 75 × 0.1, यही होगा
75 इंटू 0.1 कितना हो गया ये 7.5 मिली मोल। अगला बताओ मिली मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बोल दो जरा 25 इंटू 0.1 यही आएगा। तो 25 इंटू 0.1 ये कितना आ गया 2.5 मिली मोल। अब रिएक्शन होगी किसकी एसिड की बेस के साथ, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सॉल्ट बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा। सही है। अब बता दो जरा एसिड के मिलीमोल कितने हैं, एसिड के 7.5, इसके कितने हैं 2.5, ये तो 0 होता है स्टार्टिंग में। अब लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा यहां पर, कौन सा छोटा है इन दोनों में, कौन सा छोटा है इन दोनों में, ये छोटा है ना, तो ये खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा 7.5 माइनस 2.5 मतलब 5 बचेगा ये, और ये कितना बनेगा 2.5 बनेगा, और ये भी कितना बनेगा 2.5। ये तो वैसे भी एक्वा सॉल्यूशन रहता है तो 2.5 ये वाला छोड़ देना आप। अब आप ध्यान से देखो जरा एक्वा सॉल्यूशन में क्या है मेरे पास, ये क्या है एसिड, कौन सा वीक एसिड, ये क्या है सॉल्ट, किसका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो यही तो बफर हो गया। इसी को तो बफर बोलते हो कि वीक एसिड हो और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस हो, मतलब ये तो बफर सॉल्यूशन बन गया। और अगर बफर बन गया तो पीएच कैसे निकलेगी, हेंडरसन इक्वेशन लगाओगे, पीएच इज इक्वल टू पीके, के दे रखा 10⁻⁵ तो पीके 5 आ जाएगा। तो 5 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मतलब 2.5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 5। मैं बोल कॉन्सेंट्रेशन रहा हूं, पुट मोल्स कर रहा हूं, ये तो मोल्स है ना आफ्टर रिएक्शन, ये क्या है मोल्स आफ्टर रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बफर सॉल्यूशन बनेगा ना तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, 75 प्लस 25 क्या आएगा 100। तो मैं यहां 2.5 बाय 100 करूं, 5 बाय 100 करूं, वो तो वैसे भी कटना है ना, तो आप यहां पर सीधे मोल भी पुट कर सकते हो बफर सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो कट जाता है। 2.5 बाई 5 1/2 हो गया, तो पीएच क्या आ गया 5 प्लस log 1/2, और log 1/2 को मैं क्या लिख रहा हूं देखो 5 माइनस log 2, और log 2 कितना होता है आपका 0.3, 5 माइनस 0.3 कितना आ गया 4.7। समझ गया पहला केस, बहुत आराम से समझ लो। जब कभी भी वीक एसिड के मोल ज्यादा होंगे किससे स्ट्रॉन्ग बेस से, तो बफर से करना है आपको, वो आपको यहां से पता चलेगा। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो किससे मोलैरिटी से, वॉल्यूम को एमएल में ही रखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं। और यहां मैं मोल कॉन्सेंट्रेशन रखा था, मैंने मोल रख दिए, क्यों, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कटना है क्योंकि वॉल्यूम टोटल 100 आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस देखो, इसमें बता दो मुझे मिलीमोल्स ऑफ वीक एसिड कितने हैं, 50 इंटू 0.1 5 लिख दूं। मिलीमोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कितने हैं, अगेन 50 इंटू 0.1 5 लिख दूं। अब एसिड प्लस बेस रिएक्शन करा दो, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। सही है। अब मुझे बता दो एसिड के कितने मिलीमोल हैं, 5, इसके 5, इसके 0। अब ये क्या कर देंगे डिस्कार्ड, मतलब ये कट जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट कर लेंगे, तो ये तो हटा ही दो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 5 5 से रिएक्ट कर लेगा 0 ये कितना बचेगा 5, और ये कितना 5। अब देखो जरा ध्यान से, सॉल्ट प्रेजेंट है एक्वा सॉल्यूशन में, एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, मतलब सॉल्ट है और पानी है, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा, है ना। तो आप देखो जरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच कैसे निकलता है, 7 प्लस 1/2, पीके बता दो, पीके 5 आ जाएगा, प्लस log सी निकालने आप यहां पे, सी कितना है, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये तो मिलीमोल थे ना 5, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना 100, मतलब 1/20, ये क्या आ गई कॉन्सेंट्रेशन, तो log 1/20, तो ये आ गया आपका 7 प्लस 1/2 5 माइनस log 20 लिख दूं मैं, और log 20 क्या होगा log 10 इंटू 2, log 10 कितना होता है 1 प्लस log 2.3 1.3 है ना, तो 7 प्लस 1/2 5 माइनस 1.3, ये कितना आ जाएगा 3.7 आ जाएगा, है ना, 1/2 इंटू 3.7, 2 से काट दो 3.7, तो 7 प्लस 1.85, सही है ना, तो 8.85 आ जाएगा ये, सही है, ठीक है, तो 8.85 इस तरीके से निकालना है। तो एसिड और बेस अगर बराबर क्वांटिटी हो, मोल उनके बराबर हो, मिलीमोल बराबर हो, तो सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा। देखते जाओ ध्यान से, इधर इधर क्या डिफरेंस है, ये बफर है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, उधर आ जाओ, बताओ मुझे मिलीमोल्स ऑफ वीक एसिड कितने हैं। वीक एसिड के मिलीमोल हैं 25 इंटू 0.1 मतलब 2.5, और स्ट्रॉन्ग बेस के कितने 75 इंटू 0.1 मतलब 7.5। अगेन रिएक्शन करा दो किसकी, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड कितना है वीक एसिड 2.5, ये कितना है 7.5, ये 0 ये डिस्कार्ड मतलब हटा दो, क्यों, जो छोटा होता है वो चला जाता है, वो खत्म हो जाता है, तभी तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हो। तो 2.5 खत्म, ये कितना बचेगा 5,
7.5 माइनस 2.5 5 होता है, ठीक है। ये कितना 2.5 और ये भी कितना 2.5। अब आप ध्यान देना जरा, इस केस में अब आपको कैसे करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस उठा लो बस ये, और इससे पीएच निकाल दो, सही आ जाएगा आंसर। मैंने ये क्यों डिस्कार्ड कर दिया, आप जरा गौर से देखो। सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसकी पीएच बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब बेसिक तो होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इतना तो पक्का है, लेकिन उसकी जो पीएच है वो 7 के आसपास घूमेगी, मतलब 8 9 तक 10 तक जाएगी। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच जो होती है वो क्या होती है, 11 12 12.5 13 13.5 इस टाइप से होती है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये तो वैसे भी एक को सॉल्यूशन है तो हटा ही देते हैं अपन, है ना। तो हम इसको और इसको इनमें से ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच ज्यादा होती है, ज्यादा OH माइनस कंट्रीब्यूशन होता है कंपेरिजन टू सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे, उठाओ। तो मोल्स ऑफ OH नेगेटिव है ये, है ना, बेस है। तो मैं एक काम करता हूं, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बता दो आप तो सीधे, क्या ये क्या थे, मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, मिलाया तो वॉल्यूम कितना हो गया 100, तो 5/100 1/20, सही है। तो यहां से pOH निकाल लो, pOH क्या आ गया माइनस log 1/20, और ये हो गया log 20, log 2 प्लस log 10, 1 प्लस log 2.3 1.3, ठीक है। अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो आप। pH क्या आ गया 14 माइनस 1.3 दैट इज इक्वल टू 12.7, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। तो समझ गए आप लोग कैसे करना है क्वेश्चन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दिया हो, मिक्सचर होता है यहाँ, तो ये 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो कब कैसे अप्लाई करना अच्छे तरीके से मैंने आराम से आपको समझा दिया है। क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।